नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रीट साइकोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और दोस्तों, ये अपना जो है साइकोलॉजी की क्लास का जो पार्ट नंबर है दोस्तों, वह पार्ट नंबर 5 है। यदि इससे पहले के 4 पार्ट यदि आपने नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उनको भी ज़रूर देख लें। और दोस्तों, 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुरुआत करते हैं इस टेस्ट की। पहला क्वेश्चन है, गर्भावस्था की कितनी अवस्थाएं हैं? 2, 3, 4 या 5? जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है इसका राइट आंसर रहेगा दूसरा ऑप्शन, यानी गर्भावस्था की 3 जो है अवस्थाएं होती है। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, भोजन संबंधी असामान्य व्यवहार क्या कहलाता है? डिस्प्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, बुलिमिया या कोई नहीं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं आप इसका राइट आंसर क्या रहेगा। भोजन संबंधी असामान्य व्यवहार क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 2 का जो सही आंसर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3, बुलिमिया जो है भोजन संबंधी असामान्य व्यवहार बुलिमिया कहलाता है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा दूसरे प्रश्न का। और दोस्तों, क्या साइकोलॉजी के इसी प्रकार से 30 प्रश्न लेके आए हैं या टॉपिक वाइज जो है यूनिट वाइज आपके टेस्ट लिए जाए? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तीसरा है, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? पहला ऑप्शन, परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविजन। दूसरा है परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। तीसरा है परिवार, खेल एवं कंप्यूटर। चौथा है परिवार, खेल एवं पर्यटन। जल्दी से बताएं तीसरे का राइट आंसर। प्रश्न नंबर जो 3 है उसका सही आंसर रहेगा दूसरा विकल्प, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 4 है, वे संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? निम्न में से कौन सी बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है वे संधि काल में? पहला विकल्प है प्रभुता, सत्ता के विपरीत विरोध। दूसरा है अशांति। तीसरा है आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही। चौथा है सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। बताइए कौन सा नहीं है वे संधि काल की अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर अब आपको बताना है। तो साथियों, प्रश्न नंबर जो 4 है उसका चौथा विकल्प सही रहेगा, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। ये बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है वे संधि काल की। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला है 5वां प्रश्न, दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, या छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग से सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। 5वें का राइट आंसर आपको बताना है। निम्न में से कौन सा विचार नहीं सॉरी कौन सा विचार विपरीत है ये बताना है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा चौथा विकल्प। दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसमें। प्रश्न नंबर 6 है, खिलौनों की आयु कौन सी है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शेष अवस्था या सभी? काफ़ी इंपॉर्टेंट अवस्था है दोस्तों। टॉय एज यानी खिलौनों की आयु कौन सी है? प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर बताना है आपको। प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वे रहेगा पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 7 है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डॉट 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 से प्रभावित है। कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत? ये 4 विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। शिक्षार्थियों की भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। तो दोस्तों,
वह जो है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से जो है अभिप्रेरित है या प्रभावित है। दूसरा विकल्प 7वें का करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम लोग ही मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन किसके प्रतिस्थापित सिद्धांतों पर आधारित है? जल्दी से बताएं। बुद्धि और जातीय भिन्नताओं, बुद्धि के वितरण, बुद्धि की वृद्धि या बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। प्रश्न नंबर 8 का कितने लोग सही आंसर बताते हैं ये देखना है। प्रश्न नंबर जो 8 है उसका करेक्ट आंसर रहेगा बुद्धि के वितरण से संबंधित है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 9 है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? विकल्प हैं मैकडूगल, टर्मन, थॉर्नडाइक या बर्ट। जल्दी से बताएंगे। प्रश्न नंबर 9 का आपको बताना है राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। 90 का राइट आंसर थॉर्नडाइक हो जाएगा। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? जेपी गिलफोर्ड के बारे में पूछा है, उनके सिद्धांत का नाम पूछा है। बुद्धि का संरचना सिद्धांत, बुद्धि का एक खंड सिद्धांत, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत या बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत। 4 विकल्प आपके सामने हैं। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा पहला ऑप्शन, बुद्धि संरचना का सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने। अगला है 11वां, बुद्धि का सर्वप्रथम सफल वैज्ञानिक मापन किसने किया? बिनेट, स्पीयरमैन, थ्रस्टन या थॉर्नडाइक। ये 4 विकल्प आपके सामने प्रदर्शित है, बताएंगे जल्दी से। बुद्धि का सर्वप्रथम सफल वैज्ञानिक मापन किसने किया था? इसका सही आंसर रहेगा एल्फ्रेड बिने। बिल्कुल पहला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा प्रश्न नंबर 11 का। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है या सामान्य लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। आपके सामने प्रश्न नंबर 12 में 4 विकल्प है, इनमें से सत्य कथन कौन सा है ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा तीसरा विकल्प, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 13 है, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष उपाय कौन सा है? तादात्म्यकरण, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, बाधा का निवारण या निर्णय। ये 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है, जल्दी से बताएंगे। तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका आपसे पूछा हुआ है, तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर तादात्म्यकरण ऑप्शन नंबर 1 सही बनेगा। प्रश्न नंबर 14 है, एक बालक को अध्यापक द्वारा डांट पड़ने पर वह अपने छोटे भाई बहन को पीटता है, यह किसका उदाहरण है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बालक को अध्यापक द्वारा डांट पड़ती है और वह घर जाकर अपने छोटे भाई बहन को पीटता है, यह किसका उदाहरण है? विस्थापन, दमन, क्षतिपूर्ति या प्रक्षेपण। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर जो 14 है उसका सही आंसर रहेगा पहला विकल्प, विस्थापन का उदाहरण है। अगला 15वां है आपका, निम्न में से सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता या निरंतरता। बताएंगे प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर। दोस्तों सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, मितव्ययिता, तो तीसरा विकल्प आपका सही बनेगा। अगला है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? काफ़ी पॉपुलर प्रश्न है ये। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार या व्यवहार संबंधी विकार। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। प्रश्न नंबर जो 16 है उसका सही आंसर रहेगा डिसलेक्सिया पठन विकार है। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, रिक्तियों के प्रति सजगता, यह किसकी विशेषता है? प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की या कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17वां। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, रिक्तियों के प्रति सजगता, दोस्तों ये सृजनशील बालकों की पहचान है। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला है दोस्तों, अलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। 18 नंबर आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों। एलेक्सिया या डिसलेक्सिया एक ही बात है दोस्तों। पढ़ने की अक्षमता है, पहला विकल्प ही सही रहेगा आपका प्रश्न नंबर 18 का। 19वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से
किस क्रिया के लिए अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होगी? 4 विकल्प है। पहला है इतिहास की तिथियां याद करने में, दूसरा है 2, 4, 5, 10, 11, 22, 33, 46 इन अंकों का संबंध पता लगाने में, तीसरा है एक आयत का क्षेत्रफल निकालने में, या चौथा है अम्ल लवण व क्षार की परिभाषा लिखने में। किसके लिए अंतर्दृष्टि की या सूझ की आवश्यकता होगी, ये पूछा गया आपसे। तो इसका सही आंसर रहेगा सेकंड विकल्प, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 20वां। आप घोड़े को पानी तक के पास तो ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यह कहावत इस कहावत की पुष्टि सीखने के किस नियम से होती है? आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं लेकिन उसे पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये कौन सी सीखने के नियम से संबंधित है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या उपयोग का नियम। 4 विकल्प हैं। 20वें का राइट आंसर अब आपको बताना है। चलिए, 20वें का राइट आंसर तत्परता का नियम से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। 21वां क्वेश्चन है निम्न में से सीखने के लिए अभिप्रेरित करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? दंड का भय, पुरस्कार का प्रलोभन, यह बताना कि यह प्रकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। सीखने के लिए अभिप्रेरित करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा तीसरा विकल्प, यह बताना कि यह प्रकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा विकल्प सही रहेगा। अगला है अभिकर्मित अधिगम मॉडल के जनक कौन हैं? आशुबेल, पियाजे, हल या स्किनर। ये 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है, बताएं 22वें का राइट आंसर। अभिकर्मित अनुदेशन मॉडल के जो जनक है दोस्तों वह बीएफ स्किनर है। विकल्प नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला है कोई बच्चा नवीन व्यवहार को सीखता है सीखकर, सुनकर, देखकर या अनुभव करके। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई बच्चा नवीन व्यवहार को सीखता है दोस्तों अनुभव करके, इसका चौथा विकल्प सही रहेगा। 23वें का 24वां है क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम मात्र ज्ञान है, मात्र अभिवृत्ति है, ज्ञान और अभिवृत्ति है या अनुभव है। प्रश्न नंबर 24 क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वह रहेगा ज्ञान और अभिवृत्ति। तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 25 में आ जाइए। यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले, वह इसे भुलाने का प्रयास करे, त्रुटि करे और भूल जाए, या उसके प्रति अज्ञान बन जाए। ये 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल हैं। प्रश्न नंबर 25 का करेक्ट आंसर अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 25वें का जो राइट आंसर है दोस्तों वह पहला ऑप्शन रह जाएगा, उसको अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए, पहला विकल्प सही है। 26वां है शिक्षक की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी श्रेष्ठ कक्षा अनुशासन में सहायक है? आकर्षक व्यक्तित्व, अच्छा आचरण और मोहक मुद्राएं, प्रभावी शिक्षण या सादा जीवन। ये 4 विकल्प हैं 26वें में। अब आपको करेक्ट आंसर बताना है। प्रश्न नंबर जो 26 है उसका सही आंसर रहेगा प्रभावी शिक्षण, विकल्प नंबर 3। 27वां क्वेश्चन है जब एक छात्र विषय के पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। उसके गृह कार्य में कटौती, प्राचार्य से शिकायत, वास्तविक कारण की खोज या नवीन शिक्षण कार्य प्रदान करें। पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करे कोई छात्र तो शिक्षक को तुरंत क्या उपाय करना चाहिए, ये पूछा हुआ है। प्रश्न नंबर 27 का करेक्ट आंसर रहेगा वास्तविक कारण की खोज करनी चाहिए, तीसरा विकल्प सही रहेगा। अगला आपका है 28वां क्वेश्चन। उस शिक्षक को सबसे सफल समझना चाहिए जो पाठ की व्याख्या कर सके, पाठ्य पुस्तकों को ठीक प्रकार से पढ़वा सके, विवेचन प्रारंभ कर सके या विद्यार्थियों को अभिप्रेरित या प्रेरित कर सके। किस शिक्षक को सबसे सफल समझना चाहिए? ये 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है। प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर विद्यार्थियों को प्रेरित करने वाले शिक्षक को सफल समझना चाहिए, चौथा ऑप्शन रहेगा। 29वां है शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है केवल शिक्षार्थी, विद्यार्थी एवं शिक्षक, विद्यार्थी शिक्षक एवं माता, विद्यार्थी शिक्षक एवं पाठ्यक्रम। ये 4 विकल्प हैं, बताएं जल्दी से।
प्रश्न नंबर जो 29 है दोस्तों, उसका सही आंसर चौथा ऑप्शन रहेगा, विद्यार्थी शिक्षक एवं पाठ्यक्रम। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, शिक्षा एक त्रिआयामी समन्वित रूप है क्योंकि इसका अंग होता है शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम या उपयुक्त सभी। जल्दी से बताएं। प्रश्न नंबर जो 30 है उसका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी रहेगा। त्रिमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत दोस्तों ये थे आज के कुल 30 क्वेश्चन, और 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है और समय समय पे आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर लेके आएँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में सुबह संस्कृत के मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।